Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीति सिद्धांत में कुछ प्रमुख अवधारणाओं को समझने की इस श्रृंखला में आज हम जेंडर और नारीवाद के आसपास की विमर्श की बातचीत करेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति सिद्धांत में नारीवाद का उभार कैसे हुआ और उसमें जेंडर एक प्रमुख प्रश्न के रूप में किस तरीके से सामने आता है। जेंडर एक ऐसे वाद विवाद के रूप में सामने आता है जिसकी परिभाषा को लेकर और लिंग यानी कि सेक्स और जेंडर में भिन्नता को लेकर नारीवादियों के बीच में अलग अलग तरह के दृष्टिकोण रहे हैं और इन दृष्टिकोणों का लगातार विकास भी हुआ है। तो आज की जो पूरी परिचर्चा है हम इन्हीं दो मुद्दों पर केंद्रित रखेंगे। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिसे हम नारीवाद कहते हैं उसे आम तौर पर अगर हम लोगों से बातचीत करें, समाज में जो ऐसे लोग हैं जो राजनीति विज्ञान में बहुत ज़्यादा पारंगत नहीं हैं या जो राजनीति विज्ञान में पारंगत हैं वो भी कई बार नारीवाद को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि उनका यह मानना होता है कि यह कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं की तरफ से उठाई जाने वाली ऐसी आवाज़ है जो हर पारंपरिक संस्था जिसमें कि परिवार भी शामिल है को तोड़ने का प्रयास करती है और इससे समाज में एक तरह का उथल पुथल आ सकता है। इसलिए अक्सर हम देखेंगे कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बातचीत करते हैं तो कुछ बिंदुओं पर जो बहुत सतही बिंदु होते हैं, जो आमतौर पर स्वीकृत बिंदु होते हैं, उनमें तो सहमति बन जाती है, लेकिन जैसे ही कुछ बुनियादी प्रश्न खड़े होते हैं लोगों की भवें तनने लगती हैं। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नारीवाद में पूरी दुनिया को कैसे देखा जाता है और नारीवाद की जो अलग अलग तरह के विचार हैं वो किस रूप में सामने आएँ। और निश्चित रूप से हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इन विचारों में कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि अपने आप में अंतर्विरोधी हैं या कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे सचमुच समाज के लोगों को परेशानी होनी चाहिए, या फिर नारीवाद एक व्यापक परिवर्तन का एजेंडा प्रस्तुत करता है। मुझे ये उम्मीद है कि जब हम इन तरह तरह की अवधारणाओं से होकर गुजरेंगे तो हम नारीवाद के बारे में एक बेहतर समझ बना पाएंगे और हम इससे जुड़े अलग अलग तरह के वाद विवाद के बारे में ज़्यादा स्पष्टता से अपनी सोच का विकास कर पाएंगे। आज की जो पूरी परिचर्चा है उसमें सबसे पहले हम नारीवाद की पहली धारा और नारीवाद की दूसरी धारा के आसपास तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन उसी में हम उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और रेडिकल नारीवाद की बातचीत करेंगे और उसके बाद हम थोड़े विस्तार में इस बात की चर्चा करेंगे कि सेक्स और जेंडर को लेकर नारीवाद के भीतर किस तरह का वाद विवाद रहा है और उसमें किस तरीके से नए नए पहलू जुड़ते गए हैं। जो नारीवाद के बारे में हमें एक प्रमुख आयाम समझकर रखना है वह यह है कि एक राजनीतिक शब्द के रूप में इसका प्रचलन 1960 के दशक के बाद बढ़ा है। यह कहा जा सकता है कि यह मोटे तौर पर दो बुनियादी विश्वासों से जुड़ा हुआ है। पहला, महिलाएं अपने सेक्स या लिंग के कारण वंचित स्थिति में हैं और दूसरा, उनकी वंचना की स्थिति को खत्म किया जा सकता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो ये महिलाओं की जो स्थिति है समाज में वो उनके सेक्स के कारण यानी कि जन्म के कारण जो एक महिला और पुरुष का विभाजन होता है उसको वो जिम्मेदार मानती हैं और वही कहती हैं कि इसे दूर किया जा सकता है और इसे दूर किया जाना चाहिए। और लेकिन नारीवाद के भीतर जब हम देखेंगे आगे कि अलग अलग तरह की धाराएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर हर प्रकार की नारीवादी धारा ने ध्यान दिया है और उसमें मैं यहाँ पर 3 बिंदुओं की शिनाख्त करूँगा और उसमें से जो आखिरी बिंदु है सेक्स और जेंडर, उसके बारे में हम अपनी चर्चा के दूसरे भाग में ज़्यादा विस्तार से आएंगे। लेकिन जो 2 पहलू हैं, एक सार्वजनिक निजी का विभाजन और दूसरा पितृसत्ता, इसके बारे में मेरी यह कोशिश होगी कि अभी हम एक समझ का विकास कर लें। जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम आम जीवन में भी यह पाते हैं कि लोग अपने सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन को
दो अलग अलग दायरों के रूप में रखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो ये मानते हैं कि जो परिवार है वह उनका बहुत ही निजी मामला है और परिवार के भीतर वो जिस तरीके का व्यवहार करते हैं या जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं उसके ऊपर बाहर की दुनिया को दखलंदाजी करने का, उसमें हस्तक्षेप करने का, उसमें रोक-टोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत के भीतर भी यही हुआ और एक लंबे समय तक जो भी सैद्धांतिकरण किया गया उसमें परिवार को बाहर रखा गया और ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र पर ही जोर दिया जाता रहा और उस सार्वजनिक क्षेत्र में भी पुरुषों को लेकर ही संकल्पना हुई। तो नारीवाद के भीतर जो एक प्रमुख विचार सामने आया उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सार्वजनिक और निजी के बीच का जो ये विभाजन है असल में वह एक दिखावटी विभाजन है और इस विभाजन से आगे जाने की ज़रूरत है। अब हम आगे देखेंगे कि नारीवाद के भीतर कई अलग अलग तरह की धाराएं विकसित हुईं और इन अलग अलग तरह की धाराओं ने सार्वजनिक और निजी के विभाजन को कुछ अलग अलग तरीके से समझा। मिसाल के तौर पर उदारवादी नारीवादी कुछ हद तक ये स्वीकार करने के लिए तैयार होती हैं कि कुछ महिलाओं की कुछ भूमिका परिवारों से जुड़ी होती है, लेकिन उनका जोर इस बात पर रहता है कि परिवार में भी उनका सम्मान होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी उन्हें ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। इस बिंदु पर हम जब उदारवादी नारीवाद की बात करेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो समाजवादी नारीवादी हैं उनका यह मानना है कि जो परिवार है असल में वह भी पूंजीवादी शोषण का एक औजार बन जाता है और पूंजीवादी शासन को कायम रखने का एक संयंत्र है। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार पर भी या निजी दायरे पर भी खुलकर विचार किया जाए। जो रेडिकल नारीवादी हैं वह निजी राजनीतिक है का नारा देती हैं। इसका मतलब यह है कि जिसे निजी कहकर ढक कर रखा गया है कि इस पर किसी तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर भी विस्तार से चर्चा किए जाने की ज़रूरत है और उसके हर एक पहलू पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे हम राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। और जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो पितृसत्ता एक ऐसी अवधारणा के रूप में सामने आता है जो कि नारीवाद के भीतर एक केंद्रीय अवधारणा बन चुका है। पितृसत्ता को अगर हम बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक पिता रूपी जो एक सत्ता है या पिता रूपी जो एक संस्था है यानी कि पुरुष का वर्चस्व, उसके बारे में बात करता है। और इसमें मुख्य रूप से अगर हम ज़्यादा एक स्पष्ट तरीके से इसका विकास करें तो यह कहा जाता है इसमें कि पितृसत्ता में ऐसी चीज़ों को तैयार किया जाता है, अगर पितृसत्ता है तो उसके भीतर सारी व्यवस्था को इस तरीके से तैयार किया जाता है मानो पुरुष ही इस दुनिया के केंद्र में है और दुनिया की सारी वस्तुएं, सारी व्यवस्थाएं पुरुषों के फ़ायदे के लिए हैं और उसमें एक खास तरह का मानक बना दिया गया है कि पुरुष होने का क्या मतलब है। इस मानक में कई नारीवादी यह जोर देती हैं कि कुछ महिलाओं को भी कभी कभी लाभ की स्थिति मिल जाती है, जैसे सास के रूप में भारतीय परिवारों में महिलाएं थोड़ी सशक्त होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह जो पूरी व्यवस्था होती है वो पुरुषों के लिए फ़ायदेमंद होती है, पुरुषों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। और अगर इस व्यवस्था में कोई पुरुष भी जो मानक तैयार किए जाते हैं उनके अनुसार काम नहीं करता है तो उसे भी एक तरीके से हेय माना जाता है, उसकी आलोचना की जाती है, उसकी निंदा की जाती है, उसका उपहास उड़ाया जाता है। तो अगर हम देखें कि अलग अलग जो नारीवादी हैं उसमें जो रेडिकल नारीवादी हैं वो पितृसत्ता की सबसे गहनतम व्याख्या करती हैं। वो कहती हैं कि जीवन के हर आयाम में शादी ब्याह से लेकर यौनिक संबंधों से लेकर परिवार के मामले और सार्वजनिक जीवन, हर जगह एक तरीके से पितृसत्ता का वर्चस्व है। जो समाजवादी नारीवादी हैं उनका जोर इस बात पर रहता है कि यह पूंजीवाद के साथ मिलकर महिलाओं पर वर्चस्व कायम रखने का एक तरीका है और इसमें परिवार के भीतर भी महिलाओं को नियंत्रित रखा जाता है, तो वो पितृसत्ता और पूंजीवाद को एक साथ काम करने वाली संस्था के रूप में प्रस्तुत करती हैं। जो उदारवादी नारीवादी हैं उनका मुख्य जोर इस बात पर रहता है कि असल में पितृसत्ता की एक विचारधारा जो सार्वजनिक जीवन में काम कर रही है उसके कारण से महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता है और परिवार के भीतर भी उनके साथ एक असमान व्यवहार किया जाता है और इस लिहाज से वो इस असमानता को दूर करने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। यानी कि जो उदारवादी नारीवादी हैं उनकी पितृसत्ता की समझ सुधारों की तरफ ले जाती है, जो समाजवादी नारीवादी हैं वो पूंजीवाद और
पितृसत्ता दोनों को खतरनाक मानते हुए उस पर हमला करने की बात करती हैं, और जो रेडिकल नारीवादी हैं वो पूरी तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म करने की बात करती हैं, जो पूरी संरचना है, और उसके आधार पर कुछ नया निर्माण करने की बात करती हैं। हालांकि इनके भीतर अलग अलग तरह की धाराएं हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सेक्स और जेंडर के बारे में अभी मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो सेक्स है उसका मतलब ये होता है कि जिन व्यक्तियों का, यानी कि जो बच्चों का जब जन्म होता है तो वो अपने जन्म से किसी ना किसी सेक्स से जुड़े होते हैं, तो इसे एक बार प्राकृतिक माना गया। और जो जेंडर है वो एक तरीके से माना गया कि वो संस्कृति का उत्पाद है, और इसी आधार पर नारीवादियों ने, अलग अलग नारीवादियों ने अलग अलग तरीके से सेक्स और जेंडर के अंतर को समझा है और उस पर सैद्धांतिकरण करने का प्रयास किया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बहुत ही संक्षेप में उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और रेडिकल नारीवाद को समझने का प्रयास करेंगे। अमूमन मैरी वोस्टनक्राफ्ट द्वारा लिखित अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में प्रकाशित हुई थी, को आधुनिक नारीवाद की आरंभिक पुस्तक माना जाता है। इस दौर को नारीवाद की पहली धारा के रूप में जाना जाता है, और जो मैरी वोस्टनक्राफ्ट थी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो अधिकार पुरुषों को दिए जाते हैं सार्वजनिक जीवन में, मसलन शिक्षा का अधिकार, मताधिकार का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, वो सभी अधिकार महिलाओं को भी दिए जाने चाहिए, और हर तरह के कानूनी और राजनीतिक अधिकारों को समान रूप से महिलाओं को देने पर जोर दिया गया। 19वीं सदी में इंग्लैंड और अमेरिका में कई महिला कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को मताधिकार देने का आंदोलन चलाया। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे कई पुरुष सिद्धांतकारों ने भी महिलाओं को मताधिकार देने का समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने हैरियट टेलर, जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसमें उन्होंने लिंग के आधार पर भेदभाव की आलोचना की, और नारीवाद की दूसरी धारा में भी कई ऐसी नारीवादी सामने आईं जिन्होंने निजी सार्वजनिक विभाजन की आलोचना की। अब ये जब हम नारीवाद की दूसरी धारा की बात करते हैं तो हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि असल में ये 1960 के दशक में आरंभ हुआ, और उसका जो शुरुआती बिंदु था वह यह था कि जो नारीवाद की प्रथम धारा थी, जिसमें कि कानूनी अधिकारों के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, वह नाकाम रही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो उदारवादी नारीवाद है उसकी भूमिका खत्म हो गई। उदारवादी नारीवाद की दूसरी धारा में, जिसमें कि परिवार के भीतर की असमानता, पितृसत्ता की गहन जकड़न और रेडिकल नारीवाद के उभार, इन सब पहलुओं पर जोर दिया गया, उसमें भी उदारवादी नारीवाद के कई पहलू प्रासंगिक बने रहें। मिसाल के तौर पर जब बेटी फ्रीडन ने अपनी पुस्तक द फेमिनिन मिस्टिक का प्रकाशन किया तो उसमें उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि किसी भी तरीके से जो यह दिखाया जाता है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से परिवार में रहना पसंद करती हैं, बच्चों को पालना पोसना ही उनका मुख्य काम होता है, वह असल में एक तरीके का रहस्य तैयार करना है। हकीकत यह है कि महिलाएं भी बाहर काम करना चाहती हैं, वे भी चाहती हैं कि उन्हें समान अधिकार मिले, वे भी चाहती हैं कि वे राजनीति में और रोजगार के अन्य क्षेत्रों में जाएं और वहां समान रूप से भागीदारी करें। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उदारवादी नारीवाद अभी भी, यानी कि नारीवाद के दूसरे दौर में भी काफ़ी हद तक प्रासंगिक बना रहा। अगर हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दें उदारवादी नारीवाद के, तो वो ज़्यादा स्पष्टता से हम यह समझ बना पाएंगे कि असल में यह किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसमें जेंडर समानता की बात की जाती है, यानी कि अगर जो मेल और फीमेल, पुरुष और महिला का जो जेंडर है उसमें समानता होनी चाहिए, सबको एक ही तरह का कानूनी और राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। ये व्यक्तिवाद की बात करती हैं, अर्थात एक व्यक्ति के रूप में जिस तरीके से पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है, उसी तरीके से महिलाओं को भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चाहे करें, वो जिस प्रोफेशन को, जिस काम को चुनना चाहती हैं वो चुनें, और इन तरीके के सारे अधिकार उनके पास भी होना चाहिए। और एक पारंपरिक राजनीति पर जोर देती हैं, यानी कि इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि उदारवादी नारीवाद महिलाओं को राजनीतिक रूप से
ज़्यादा सशक्त बनाने की बात करता है। उसका यह मानना है कि अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उन्हें कानूनी समानता मिलेगी, उन्हें विविध तरह के कानूनी अधिकार मिलेंगे, तो वो अपनी मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगी। तो जब हम पारंपरिक राजनीति की बात करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि पारंपरिक तरीके से जो सशक्तिकरण की एक पूरी अवधारणा रही है उदारवाद के भीतर, उसका अनुसरण उदारवादी नारीवादी भी करती हैं और ये कहती हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र तक महिलाओं की पहुंच बढ़नी चाहिए, उन्हें परिवार के दायरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए और महिलाओं को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। और ये बोलती हैं, जो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो उदारवादी नारीवाद की एक खास विशेषता बन जाती है, कि असल में सुधार किया जा सकता है और सुधार के माध्यम से महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाई जा सकती है। तो अभी भले ही बहुत ज़्यादा असमानता समाज में व्याप्त है, लेकिन अगर हम एक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें तो उस वैसा करके हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं और फिर ये राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने की बात करती हैं। अब अगर हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि असल में उदारवादी नारीवादियों की जो चिंताएं हैं वो हिंदुस्तान और शायद पश्चिमी देशों में भी और विकासशील देशों में तो काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक हैं। कैसे? अब अभी हमारे समय में मुख्य चिंता अगर हम देखें हाल फिलहाल के वाद विवाद में, तो अलग अलग तरह के प्रश्नों के अलावा ये प्रश्न जरूर रहा है कि जो प्रतिनिधि निकाय हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, जैसे संसद, जैसे पंचायत, जैसे विधानसभाएं, वहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। हमारे देश में यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि माता पिता की संपत्ति पर महिलाओं की यानी कि लड़कियों की समान अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। हमारे यहाँ यह भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि तलाकशुदा महिलाओं को किस तरीके से एक अधिकार दिया जाए या फिर जो घरेलू हिंसा होती है उसके लिए कानून बनाकर उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, दहेज के कारण जो हिंसा होती है उसे किस तरीके से ठीक किया जाए। तो उदारवादी नारीवाद का जो पूरा एजेंडा है कि असल में कानून बनाकर राजनीतिक सक्रियता करके इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, वह काफ़ी प्रासंगिक है। और हम देखेंगे कि हमारे देश में और विभिन्न देशों में महिला संगठन, महिला कार्यकर्ता इसी तरीके से सुधार करके कानूनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाना चाहती हैं। तो इस लिहाज से उदारवादी नारीवाद काफ़ी प्रासंगिक है। समाजवादी नारीवाद एक अलग तरह का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 20वीं सदी के दूसरे भाग में इसका उदय हुआ। समाजवादी नारीवादी उदारवादी नारीवादियों के स्तर को स्वीकार नहीं करते हैं कि महिलाएं सिर्फ कानूनी या राजनीतिक वंचनाओं का सामना कर रही हैं। इनका यह मानना है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं भी महिलाओं के खिलाफ हैं, इसलिए महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए इनमें बुनियादी स्तर पर बदलाव करने की ज़रूरत है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव करने की ज़रूरत है। और वो इसी संदर्भ में पितृसत्ता को समझने पर जोर देती हैं कि ये कुछ ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं निर्मित करता है जिसके माध्यम से पूंजीवाद को काम करने में आसानी होती है और वह महिलाओं की पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखता है। इस संदर्भ में फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित पुस्तक के विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो कि 1884 में प्रकाशित हुई थी, उसमें वे परिवार की उत्पत्ति और महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। फ्रेडरिक एंगल्स का यह मानना है कि असल में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति शुरुआती दौर में इतनी बुरी नहीं थी और वो कई बार जब एक परिवार का निर्माण हुआ तो उनके ऊपर वो एक मोनोगेमी का जो यानी कि एक ही व्यक्ति के साथ संबंध बनाने का जो एक रिवाज है वह भी नहीं था। हर कोई काफ़ी हद तक ये आरंभिक दौर में स्वतंत्र था और महिलाएं जो थी अगर कोई परिवार जैसी कोई संस्था बनती भी थी तो उसमें उनकी द्वारा कही जाने वाली बातों को काफ़ी महत्व दिया जाता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मातृत्ववादी परिवार, मैट्रियार्कल फैमिलीज हुआ करती थी। लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स का कहना है कि जैसे जैसे निजी संपत्ति का उदय हुआ वैसे वैसे महिलाओं पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगाए जाने लगे और ये प्रतिबंध पूंजीवाद के भीतर आकर अपने चरम अवस्था में पहुंच गए। और वे प्रतिबंध क्या थे? फ्रेडरिक एंगल्स बोलते हैं कि असल में निजी संपत्ति की उत्पत्ति जब हुई तो पुरुषों के भीतर यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह अपनी इस संपत्ति को अपने जैविक संतान को ही दें, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को ही दें, और इसके लिए उन्होंने विवाह की संस्था का
निर्माण किया और इस विवाह की संस्था में यह सुनिश्चित किया गया कि जिस महिला का विवाह किसी पुरुष से होगा उसका सिर्फ उसी पुरुष के साथ शारीरिक या सेक्सुअल संबंध बनेगा। इससे पुरुषों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उस महिला से जो बच्चे होंगे वो उसकी अपनी जैविक संतानें होंगी जिन्हें वह अपनी संपत्ति दे पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में फ्रेडरिक एंगल्स ये बोलते हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता कुर्बान हो गई, महिलाओं की अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं रहा और वे विवाह और परिवार के दायरे में एक ऐसे जकड़न में फंस गई जहाँ पर उनकी अपनी इच्छा, उनकी अपनी स्वायत्तता, वो जो जीवन में करना चाहती वो सारी भावनाएं कुर्बान कर दी गई या दबा दी गई। और फ्रेडरिक एंगल्स से बोलते हैं कि जब पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होगी, जब एक तरीके की साम्यवादी व्यवस्था आएगी, तो इस तरीके की जो फोर्स्ड मैरिजेज हैं, जो एक तरीके से परिवार को बलपूर्वक तैयार किया जाता है और सिर्फ संपत्ति के स्थानांतरण के लिए तैयार किया जाता है, वो पूरी प्रक्रिया या वो पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और फिर लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे। यानी कि उनके बीच में जो संबंध बनेंगे वो संबंध सिर्फ एक मजबूरीवश या परंपराओं के आधार पर नहीं बनेंगे, बल्कि दो लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को पसंद करेंगे और फिर वे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। तो इस आधार पर फ्रेडरिक एंगल्स ने परिवार की संस्था को पूंजीवाद और निजी संपत्ति की अवधारणा के साथ जोड़ा और उसकी तीखी आलोचना की और उसे महिलाओं की बुरी स्थिति या महिलाओं की हम कह सकते हैं पराधीन स्थिति के लिए जिम्मेदार माना। बहुत सी समाजवादी नारीवादी यह मानती हैं कि महिलाएं पूंजीवाद के सुरक्षित श्रमिक सेना रिजर्व आर्मी के रूप में होती है, रिजर्व आर्मी ऑफ फोर्स के रूप में होती हैं, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर के रूप में होती हैं। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का यहाँ तात्पर्य ये है कि दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब पुरुष जो कि काम करने के लिए जाता है, जब उसके भीतर यह क्षमता नहीं रह जाएगी कि वो पर्याप्त उत्पादन कर पाए, तो उसके साथ साथ महिलाओं को भी काम में लगा दिया जाएगा। तो पूंजीवाद को यह पता होता है कि उसके पास श्रम की कभी कमी नहीं होगी और जब उसे ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होगी तो वो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी जो इसमें पहलू है वो ये है कि महिलाएं हमेशा ही काम करती हैं बिना वेतन के। यानी कि जो पुरुष पूंजीवादी व्यवस्था में बाहर जाता है, श्रमिक के रूप में काम करता है, तो अगले दिन फिर से काम करने लायक बनाने के लिए महिलाएं सारा काम करती हैं। घर का खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने से लेकर उस पुरुष को इतना प्रसन्न रखना कि वो अगले दिन फिर से सही तरीके से काम पर जा सके। तो ये जो महिलाओं का जो पूरा काम होता है वह एक तरीके से अनपेड लेबर के रूप में होता है, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है। इसीलिए कई समाजवादी नारीवादियों ने घर के काम के लिए वेतन देने का अभियान भी चलाया। अच्छा, मार्क्सवाद के भीतर एक अन्य धारा आई जिसमें रूढ़िवादी मार्क्सवादी आए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई जेंडर की राजनीति तो ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख वर्ग की राजनीति है। तो जेंडर की राजनीति यानी कि महिलाओं के अधिकारों की राजनीति पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए कि उससे वर्ग की राजनीति जो पूंजीवाद के खिलाफ चलनी चाहिए उसको चोट पहुँचे। इसलिए उन्होंने कहा कि वर्ग की व्यापक राजनीति के भीतर जेंडर की राजनीति को रखा जाना चाहिए। बाद में बहुत सारी जो समाजवादी नारीवादी थी उन्होंने जो एग्जिस्टिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज़ यानी कि जो मौजूदा अस्तित्वमान कम्युनिस्ट राज्य थे उस समय सोवियत यूनियन या पूर्वी यूरोप के राज्य, उनकी इस बात के लिए तीखी आलोचना की कि उन्होंने भी या उन देशों में भी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान या कोई विशेष कार्य नहीं किया गया और महिलाओं की स्थिति पुरुषों के अधीन ही बनी रही। बाद में रेडिकल नारीवाद का उभार हुआ 1960 के दशक में। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रेडिकल नारीवाद का उभार 1960 के दशक में हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि समाजवादी नारीवाद समाप्त हो गया या उदारवादी नारीवाद समाप्त हो गया। ये सब समानांतर चलते रहे, लेकिन जो रेडिकल नारीवाद था वो विशेष रूप से 1960 के दशक में उभर कर सामने आया और इसमें उसके पहले जो द सेकेंड सेक्स जो पुस्तक लिखी थी सिमोन दे बोवर ने, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें कि उन्होंने कहा, जिसके बारे में आगे थोड़ा विस्तार से हम देखेंगे, कि औरतें जन्म नहीं लेती हैं बल्कि बना दी जाती हैं। और बाद में केट मिलेट ने द सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक लिखी, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जीवन के हर आयाम में
जो पितृसत्ता है उसकी व्यवस्था इस तरीके से है कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के अधीन होती है। यहाँ पर जो चीज़ हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि जो रेडिकल नारीवादी हैं वो महिलाओं की मुक्ति की बात करती हैं। महिलाओं की मुक्ति का उनके लिए अर्थ यह है कि जीवन के हर दायरे में महिलाएं जो हैं वो एक तरीके से पुरुषों के अधीन हैं। मैं एक भारतीय रेडिकल नारीवाद के चिंतन से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि विवाह में जब कन्यादान होता है तो वैसे तो विवाह को बहुत ही पवित्र संस्था के रूप में देखा जाता है, लेकिन रेडिकल नारीवादी यह प्रश्न उठाएंगी कि यह जो कन्यादान जैसी जो प्रथाएं हैं वो असल में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में तब्दील कर देती हैं। और इसी तरीके से वो जीवन के हर आयाम में प्रश्न उठाती हैं और वो कहती हैं कि पितृसत्ता का जकड़न काफ़ी मजबूत है और जब तक हम इसे पूरी तरीके से पलट नहीं देते हैं हम महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी एक समान समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं की मुक्ति के लिए पितृसत्ता को खत्म करने की बात करती हैं और एक नए तरह की व्यवस्था निर्मित करना चाहती हैं। जैसा मैंने आरंभ में बताया था वो निजी राजनीतिक है का दावा करती हैं। निजी राजनीतिक है का मतलब सीधे तौर पर यह है कि जो सैद्धांतिकरण राजनीतिक सिद्धांत में या जो व्यवहारिक राजनीति में जो बातें होती रही हैं, सैद्धांतिकरण और बातें दोनों ही सार्वजनिक दायरे तक सीमित रही हैं। और रेडिकल नारीवादियों का कहना है कि उसे परिवार के भीतर तक ले जाने की ज़रूरत है, यानी कि जो महिलाएं परिवार के भीतर किस तरीके से रहती हैं, क्या परिवार के भीतर पुरुष यानी कि उनके पिता या उनके पुत्र या उनके पति उनके साथ सही व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार करते हैं, क्या लड़के और लड़कियों को समान मौका मिलता है, क्या कुछ निश्चित तरीके के काम महिलाओं के लिए तय कर दिए गए हैं। ये सारे पहलू जो हैं वो राजनीति के दायरे पर आते हैं, यानी कि इन सभी पहलुओं के साथ समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार जैसे आयाम को जोड़ा जाना चाहिए। आमतौर पर जो परिवार में मान लिया जाता है कि लोग प्यार के कारण, एक दूसरे से स्नेह के कारण, एक दूसरे के प्रति चिंता के कारण काम करते हैं, रेडिकल नारीवादी कहती हैं कि वो एक सीमा तक सही है, लेकिन अंत में हमें यह ध्यान देना होगा कि क्या सचमुच वहाँ पर अगर न्याय, समानता, स्वतंत्रता और अधिकार की बात हो तो महिलाएं हमेशा इस तरह का काम करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आज से वो जेंडर समानता की बात करती हैं, सेक्सुअल राजनीति की बात करती हैं, यानी कि लैंगिक आधार पर वो ज़्यादा मुक्त स्थान, एक तरह की मुक्ति महिलाओं को भी देना चाहती हैं कि वो अगर अपने उनके जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं उसके आधार पर अपने पार्टनर का चुनाव कर पाएँ या अपनी जीवन शैली का चुनाव कर पाएँ। इसके लिए पितृसत्ता द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर उन्हें नहीं रहना है, यानी कि विवाह, परिवार जैसे बंधनों से अलग भी अगर वो अपनी सेक्सुअलिटी को व्यक्त करना चाहती हैं तो वो उसको करें और उन्हें करने का अधिकार होना चाहिए। और इस लिहाज से ये क्रांतिकारी बदलाव की तरफ ले जाती हैं। अब हम नारीवाद के भीतर सेक्स और जेंडर को लेकर होने वाले वाद विवाद के बारे में एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। नारीवादी राजनीति की विविध धाराओं ने अलग अलग तरीके से सेक्स जेंडर के बीच अंतर का विकास किया है। शुरू में सेक्स या लिंग शब्द का उपयोग पुरुषों और महिलाओं में जैविक अंतर बताने के लिए किया गया और जेंडर शब्द का प्रयोग इस बुनियादी अंतर से संबंधित सांस्कृतिक अर्थ को बताने के लिए किया गया। यानी कि इसका अर्थ यह है कि यह कहा गया कि प्रकृति ने ही पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग बनाया है और उसी अंतर के कारण महिलाओं की कुछ भूमिका है और पुरुषों की कुछ भूमिका है। और नारीवाद द्वारा इन दोनों के बीच में अंतर करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर के आधार पर महिलाओं की अधीनता को बुनियादी रूप से सही माना जाता है। इसे जैविक निर्धारणवाद की संज्ञा दी जाती है, जिसमें किसी समाज में किसी की स्थिति को सही ठहराने के लिए जैविक आधार का सहारा लिया जाता है। और नारीवादियों ने इस जैविक निर्धारणवाद को चुनौती देने का प्रयास किया। अगर हम थोड़ा ध्यान से इस बात को देखें तो अक्सर यह मान लिया जाता है और वो हर समाज में होता है, आधुनिकता के साथ इस प्रवृत्ति को चुनौती मिली जिसे हम जैविक निर्धारणवाद कहते हैं। जैविक निर्धारणवाद का यहाँ पर मतलब यह है कि प्रकृति ने आपको एक खास तरीके के लिंग में जन्म दिया। कई बार यह भी हो सकता है कि आपको एक खास तरीके के नस्ल में जन्म दिया और उसके आधार पर यह तय कर दिया जाता है कि आप किसी खास तरीके के काम में
ज़्यादा पारंगत होंगे। तो ये सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के मामले में ही नहीं होता है, बल्कि आम तौर पर यह मान लिया जाता है कि अगर किसी खास जाति या किसी खास नस्ल में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो जन्म के बाद वह अपने नस्ल या अपनी जाति के कारण कुछ खास तरीके के कामों में ज़्यादा पारंगत होगा। यानी कि मान लिया जाता है हिंदुस्तान के समाज में कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वो शायद पढ़ने लिखने के काम में ज़्यादा आगे जाएगा। और इस तरीके का जैविक निर्धारणवाद जो है वह समाज में असमानता को कायम रखने और शोषण को कायम रखने का एक तरीका होता है। महिलाओं के संदर्भ में भी यही किया जाता रहा, यानी यह कहा जाता रहा कि जैविक आधार पर, लिंग के आधार पर महिलाएं और पुरुष अलग अलग हैं और इसके कारण से जो पुरुष होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, पुरुष जो होता है वो ज़्यादा तार्किक होता है, पुरुष जो होता है वो ज़्यादा साहसी होता है, इसलिए उसे घर के बाहर का काम करना चाहिए। महिलाएं जो होती हैं वो नाजुक होती हैं, उनके भीतर ज़्यादा शारीरिक श्रम करने की क्षमता नहीं होती है, उनके भीतर ज़्यादा तार्किकता से सोचने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उन्हें घर के कामों को संभालना चाहिए जिसमें कि ज़्यादा शारीरिक श्रम की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें कि तार्किकता की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पर प्यार, सद्भाव और मेल जोल से काम चल सकता है। तो नारीवादियों ने इस जैविक निर्धारणवाद पर सवालिया निशान लगाया और उन्होंने ये कहा कि यह जैविक निर्धारणवाद दरअसल एक तरीके से शोषण का आधार है। मार्गरेट मीड ने यह दिखाया कि विभिन्न संस्कृतियों में पुरुषत्व और नारीत्व को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। सेक्स आधारित गुण विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और मान्यताओं के कारण होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समाज एक ही तरह के गुणों को पुरुषों से जुड़ा हुआ मानता हो और कोई दूसरा समाज दूसरे उसी तरीके के गुणों का अनुकरण करता हो। मतलब यह है कि यह मुमकिन है कि जिस तरीके के गुणों को हम पुरुषों और महिलाओं से जोड़ते हैं, उस तरीके के गुण जो हिंदुस्तान के शहरों में या तथाकथित मुख्य धारा के समाज में मिल जाएंगे, वो गुण हिंदुस्तान के आदिवासी समाजों में भी स्वीकार किए जाएंगे। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर पुरुषत्व और नारीत्व को परिभाषित करने वाली चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। हिंदुस्तान के ही कई भागों में, जिसे हम मैट्रियार्कल या मातृसत्तात्मक परिवार कह सकते हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। तो इस लिहाज से मार्गरेट मीड बहुत सारे समाजों का अध्ययन करने के बाद ये दिखाती हैं कि असल में कोई फिक्स या कोई सुनिश्चित कसौटी नहीं है जिसके आधार पर किसी को पुरुषत्व, किसी गुण को पुरुषत्व से जुड़ा माना जाए और किसी को नारीत्व से जुड़ा हुआ। सिमोन दे बोवा की बात हमने पहले भी की थी। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की अपने बुक द सेकंड सेक्स में कि जो कोई जन्म से औरत नहीं होती है बल्कि औरत बना दी जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि असल में होता क्या है, और नारीवादी सिमोन दे बोवा के बाद और नारीवादियों ने भी इस पर जोर दिया कि सेक्स और जेंडर के रूप में जो चीज़ें होती हैं वो एक सेक्स के स्तर पर तो अलगाव होता है, लेकिन जेंडर को निर्मित किया जाता है और सेक्स को कई बार उसके लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर भी बचपन से ही लड़कियों और लड़कों को इस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है मानो वो दो अलग अलग तरह के जेंडर हों, दो अलग अलग तरह की निर्मितियाँ हों। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब बच्चों का जन्म होता है और उनमें से कोई एक लड़का होता है और कोई एक लड़की होती है, और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका सामाजिकरण इस तरीके से किया जाता है जिसमें यह उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है, उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण देने की कोशिश की जाती है कि जो उनमें लड़का है उसके लिए कुछ खास तरह की चीज़ें हैं, कुछ खास तरीके के काम हैं, कुछ खास तरीके के खेल हैं, और जो लड़कियां हैं उनके लिए कुछ खास तरीके के काम हैं, कुछ खास तरीके के खेल हैं, कुछ खास तरीके के पहनावे हैं और कुछ अलग तरीके के आचार व्यवहार हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उन्हें इनमें ढालने की कोशिश की जाती है और यह कोशिश काफ़ी ज़ोरदार होती है। और जो भी इससे अलग हटता है उसके अलग हटने पर उसे एक तरीके से समाज के द्वारा उपेक्षित किया जाता है या उसे कई बार दंडित भी किया जाता है। तो अगर कोई लड़का
कुछ लड़कियों वाले काम करता है या उसके भीतर कुछ ऐसे गुण हैं जो कि पौरुष की सामान्य परिभाषा के आसपास फिट नहीं बैठते हैं, तो समाज में अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है। और इसी तरीके से जो लड़कियां लड़कों वाले गुण प्रदर्शित करती हैं या उस तरीके के कामों में उनका आकर्षण हो जाता है, तो उन्हें भी बहुत ही हीन या हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो इस लिहाज से जो पूरी की पूरी एक व्यवस्था है, उसमें लड़कों और लड़कियों को सांस्कृतिक रूप से बनाया जाता है। और लड़कियां इसीलिए सिमोन दे बोवा ये बोलती हैं कि औरतें बनती नहीं हैं बल्कि बना दी जाती हैं। और ये सोच इतनी गहरी है कि जब कोई स्त्री वीरता वाले काम करती है, जब जिसे आमतौर पर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, तब भी आमतौर पर उसकी तुलना पुरुषों से ही की जाती है। जैसे निवेदिता मेनन अक्सर इस उदाहरण का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर एक कविता लिखी, जिसकी एक पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है, हम सब ने उसको स्कूलों में पढ़ा है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें मर्दानी शब्द जो है वो मर्द की तरह दिखने वाली एक, यानी कि वो ऐसे लड़ी जैसे कि एक वो मर्दानी हो, मर्द जैसी कोई स्त्री हो। यानी कि यह माना गया कि स्त्री जो है वो वीरता वाले काम नहीं कर सकती। ये सोच कहीं ना कहीं दिमाग में थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो किया वह स्थापित मानकों से अलग हटकर किया। तो ये जो एक चीज़ है वहाँ पर हमेशा ही नारीवादियों ने इस बात पर प्रश्न उठाया है कि किस तरीके से संस्कृति के भीतर एक जेंडर के रूप में महिलाओं का अलग तरीके से निर्माण किया जाता है, उन्हें इस पे ढाला जाता है। तो जैविक निर्धारणवाद से अलग वो जोर इस बात पर देती हैं कि समाज सुनियोजित तरीके से सांस्कृतिक मानकों के द्वारा ऐसा करने का प्रयास करता है। और यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि पुरुषत्व और नारीत्व के बीच का कठोर द्विध्रुवीय मॉडल सिर्फ आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की देन है। यानी कि पहले आधुनिक पश्चिमी सभ्यता से पहले बहुत तरह के ऐसे अन्य उभय लिंग जैसे जो चीज़ें हैं उन्हें भी मान्यता दी जाती है। एन फाउस्टो स्टर्लिंग के अनुसार यूरोप में सिर्फ मध्य युग के अंत से ही जैविक उभयलिंगी व्यक्ति को एक स्थापित जेंडर को चुनने और उसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया जाने लगा। यानी कि पहले के दौर में जो उभयलिंग यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में उन्हें किन्नर कहा जाता है, वो मजबूर नहीं किए जाते थे कि वो या तो अपने आप को पुरुष के रूप में दिखाएं या स्त्री के रूप में दिखाएं। वे बहुत ही स्वाभाविक तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने उस लिंग के साथ, उभय लिंग के साथ गुजार सकते थे। निवेदिता मेनन भी रामानुजन को उद्धृत करते हुए बताती हैं कि आधुनिक दौर के पहले के भारतीय संस्कृतियों में भी विविध तरीके के सेक्सुअल पहचानों के लिए काफ़ी स्थान था। और इसका मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें एक आधुनिकता के दायरे में आईं, जिसमें कि यह कहा जाने लगा कि या तो एक व्यक्ति पुरुष हो सकता है या फिर एक स्त्री हो सकता है। और लेकिन सेक्स और जेंडर के बीच में जो ये वाद विवाद है नारीवाद के भीतर, उसमें पिछले कुछ समय में काफ़ी हद तक बदलाव भी आया है। काफ़ी नई तरह की चीज़ें उसमें जुड़ी हैं, नए तरह के वाद विवाद उसमें जुड़े हैं, जिन्हें समझना काफ़ी आवश्यक है। और इसमें 4 तरीके के मुख्य विकास हुए हैं। पहली बात जो है वो एलिसन जैगर आदि जैसे विद्वान ये करते हैं और इनका यह कहना है कि सेक्स और जेंडर के बीच में एक तरह का द्वंद्वात्मक जुड़ाव होता है। द्वंद्वात्मक जुड़ाव से उनका मतलब ये है कि अगर एक खास तरीके के लिंग वाले व्यक्ति को किन्हीं खास कामों से दूर रखा जाता है, तो फिर वो व्यक्ति या वो उस लिंग का से जुड़े व्यक्ति कई पीढ़ियों के बाद असल में वैसे ही बन जाते हैं। यानी कि अगर हम अपने शरीर के किसी अंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो काफ़ी समय के बाद वो अंग अपने आप शिथिल या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपयोगी सा बन जाता है। तो एलिसन जैगर का यह कहना है कि जब एक बार महिलाओं को घर के कामों तक सीमित कर दिया गया और उनसे यह कहा गया कि आप घर के काम ही करेंगी, तो कई पीढ़ियों के बाद महिलाओं की, यानी कई पीढ़ियों से यहाँ पर मतलब है कि 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी या उससे भी ज़्यादा, मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर अभी तक महिलाओं की शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई जिससे वो खुद को इस तरीके के
मजबूत शारीरिक श्रम वाले कामों को करने में असमर्थ पाने लगीं। और जो एलिसन जैगर हैं वो इस बात पर जोर देती हैं कि असल में हम सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने जन्म से उनका परवरिश इस तरीके से होता है जिसके कारण से वो एक ख़ास तरीके के जेंडर में ढल जाती हैं, बल्कि हमें इसे एक व्यापक द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं की शारीरिक क्षमता सच में इसलिए कम हो जाती है क्योंकि कई पीढ़ियों से उन्हें एक ही तरीके के काम में ढाला गया है, यानी कि घरेलू कामों में। जो दूसरी जो समझ आती है सेक्स जेंडर के संबंध के बारे में, वह रेडिकल नारीवाद से जुड़ी हुई है, जिसने बिल्कुल ही एक अलग तरह की अवधारणा प्रस्तुत की है। इनका तर्क यह है कि नारीवादियों को विभिन्न लिंगों के बीच में अंतर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो रेडिकल नारीवाद है उसमें कई तरह की धाराएं सामने आ सकती हैं। तो एक धारा तो है जो कि पितृसत्ता को पूरी तरीके से तहस नहस करना चाहती है, पर ये जो दूसरी धारा है उसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो विभिन्न लिंग हैं उनके बीच में अंतर की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यानी ये यह स्वीकार करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़ास तौर पर पुरुषों से जुड़ी हुई होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़ास तौर पर महिलाओं से जुड़ी होती हैं। और इसके लिए जो विभिन्न लिंगों के बीच में जो अंतर होता है उसके लिए सिर्फ संस्कृति को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है, बल्कि कुछ प्रकृति प्रदत्त चीज़ें भी होती हैं। इस संदर्भ में हम सुजन ग्रिफिन और एंड्रिया डॉकिन जैसे रेडिकल नारीवादियों का उल्लेख कर सकते हैं, जिनका यह मानना है कि महिलाओं की प्रजनन से जुड़ी भूमिका, गर्भधारण और माता के रूप में उनका अनुभव बाहरी दुनिया से उनके संबंधों को प्रभावित करता है। इसका अर्थ यह है कि एक महिला जब इस तरीके के अनुभवों से गुजरती है तो वो बाहरी दुनिया को भी एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगती है। यानी कि वो बाहरी दुनिया में एक उसी तरीके से चीज़ों को देखती है, उसी एक स्नेह, प्यार या जुड़ाव की भावना से, जैसे कि वह अपने जीवन के विविध अनुभवों में पाती है। माँ के रूप में अपने अनुभव में जो चीज़ें उसे मिलती हैं वो उसी आधार पर बाहरी दुनिया को भी देखने लगती हैं। यानी कि बाहरी दुनिया के प्रति जो उसका दृष्टिकोण होता है, जिसे हम कह सकते हैं, जब ये कहा जाता है कि महिलाएं तार्किक होने से ज़्यादा एक तरीके से एक दूसरे की परवाह करने, एक दूसरे की चिंता करने, प्यार और स्नेह से चीज़ों को देखती हैं, तो वो उसका आधार हम सुजैन ग्रिफिन और एंड्रिया डॉकिन के अनुसार इसी तरीके की स्थिति में पा सकते हैं, जहां उनके जीवन का अनुभव पुरुषों से बिल्कुल अलग होता है। और इस संदर्भ में हम कैरोल गिलिगन का भी विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं। कैरोल गिलिगन ने इस बात पर जोर दिया था अपनी पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस में कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को नकारना पितृसत्ता द्वारा नारीगत गुणों को महत्वहीन मानने को स्वीकार करने की तरह है। यानी कि कैरोल गिलिगन यह मानकर चलती हैं कि जो पितृसत्ता है उसके काम करने का आधार क्या है। पितृसत्ता के काम करने का आधार यह है कि वह यह मान कर चलता है कि जो महिलाओं के जो गुण हैं या उनके जो काम हैं वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने पुरुषों के काम हैं, और इसी आधार पर वो पुरुषों को पूरी दुनिया के केंद्र में रखता है। तो जो कैरोल गिलिगन है उनका यह कहना है कि असल में ज़रूरत इस बात की है कि जो महिलाओं से जुड़े हुए गुण हैं, जिन्हें नारीगत गुण माना जाता है, उनको महत्व दिया जाए। और असल में इस तरीके की नारीवादियों ने जो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत था उसकी भी इसी आधार पर तीखी आलोचना की। उनका यह कहना था कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत तर्क, बुद्धि या विवेक या रीज़न की बात करता है, जबकि हकीकत यह है कि जो दुनिया है उसकी अधिकांश समस्याएं इसी रीज़न के कारण हैं, और इस रीज़न के बजाय एथिक्स ऑफ केयर या परवाह के नीति शास्त्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो कि नारीगत गुणों पर आधारित होता है। नारीगत गुण का मतलब क्या है कि स्नेह से दुनिया को देखना, एक दूसरे की परवाह करना और तर्क बुद्धि से ज़्यादा लोगों की भावनाओं को तरजीह देना, इन्हें हमेशा नारीगत गुण माना जाता है। और कैरोल गिलिगन इस बात पर जोर देती हैं कि अगर हम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि इन गुणों को हीनतम ना माना जाए, इन गुणों को कमतर ना माना जाए, बल्कि इन गुणों को दुनिया के मुख्य दायरे में लाया जाए। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि इन नारीगत गुणों के आधार पर पूरी दुनिया का संचालन किया जाए, जिससे कि दुनिया को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है और बहुत सारे
जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकला जा सकता है। एक ज़्यादा हालिया दृष्टिकोण जो है वो रेडिकल नारीवादियों से अलग हटकर आया है, और जहां रेडिकल नारीवादी यह मानती हैं कि सेक्स और जेंडर का अंतर लिंग विभेदों की उपेक्षा करता है, यानी कि उनका यह कहना है कि लिंग में अंतर होता है। वहीं उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादी यह मानती हैं कि ये विभेद जैविक शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देते हैं। यानी कि इनका ये कहना है जूडिथ बटलर का इस संदर्भ में कि असल में हम सब जो हैं वो एक हेट्रोसेक्सुअल ग्रिड के भीतर हैं। अब हेट्रोसेक्सुअल ग्रिड में उनका कहना ये है कि सांस्कृतिक मानकों के आधार पर कुछ जैविक चीज़ों की निर्मित की जाती है और उन जैविक चीज़ों को एक प्राकृतिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, अगर मैं बहुत ही सरल उदाहरण से आरंभ करूं तो, कि यह हम सबको यह सिखाया जाता है कि जो स्वाभाविक संबंध है स्त्री और पुरुष के बीच में ही होता है। अगर हम सेक्सुअल संबंधों की बात करें, परिवार की बात करें, तो उसके इतर जो कुछ भी है वो प्राकृतिक नहीं है, वह अप्राकृतिक है। और इस लिहाज से ये जो एक चीज़ है वो संस्कृति में बनती है, समाज में इसका निर्माण हुआ है और इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जूडिथ बटलर बोलती हैं, मानो यह एक नेचुरल फैक्ट हो, एक प्राकृतिक तथ्य हो, एक वैज्ञानिक तथ्य हो। तो असल में इनका यह कहना है कि जो अलग अलग तरह की चीज़ों को, यानी कि जो सेक्स को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उस प्रस्तुतिकरण में विज्ञान या प्राकृतिक तथ्यों पर जोर दिया जाता है, लेकिन असल में वह एक निर्मित होती है समाज की। एलिसन जैगर ने एक अध्ययन किया अमेरिका के बारे में कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म होता है और जन्म के बाद वो ना तो पुरुष के लिंग के होते हैं ना स्त्री के लिंग के होते हैं, तो फिर उनका क्या होता है? एलिसन जैगर ने अपने इस अध्ययन में यह पाया कि असल में होता ये है कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के जन्म के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से यह बताने की या यह कहने इस तरह का बदलाव करने की गुजारिश करते हैं कि भाई हमारे बच्चे को आप या तो लड़का बना दीजिए या फिर लड़की बना दीजिए। और इस लिहाज से अगर ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट हैं जूडिथ बटलर और अन्य, इनका ये कहना है कि अगर यह प्राकृतिक तथ्य है कि प्रकृति ने कुछ चीज़ों को बनाया है, तो फिर लोग उसमें बदलाव क्यों करते हैं? लोग उसमें बदलाव अपने सांस्कृतिक परिवेश के कारण करते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि प्रकृति ने एक खास तरीके से बच्चे को दे दिया हमें, लेकिन अगर यह समाज द्वारा परिभाषित मानकों के अनुसार नहीं होगा तो समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा और हमारे यानी कि उनके बच्चों की ज़िंदगी, जो कि हम कह सकते हैं उभय लिंग के रूप में है, किन्नर के रूप में है, उनका जो सेक्स है वह स्पष्ट नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है, तो उनकी ज़िंदगी आने वाले समय में समाज में बड़ी ही एक तरीके से दुखद हो जाएगी, उन्हें कई तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से इनका ये कहना है कि ये जो विभाजन है उसमें जो सेक्स और जेंडर का, उसमें सेक्स जो है असल में वो भी जेंडर की जो सांस्कृतिक निर्मित होती है उससे प्रभावित होता है। और इस संदर्भ में कई अन्य तरह के उदाहरण दिए जाते हैं और यह कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को जो कि जिन्हें स्त्रियों से जुड़ा हुआ मान लिया जाता है, असल में वो हार्मोनल चेंज से जुड़े होते हैं और वो हार्मोनल चेंज पुरुषों और स्त्रियों दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं। तो इस लिहाज से इन सभी पहलुओं की आलोचना करने की ज़रूरत है और इन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखे जाने की ज़रूरत है। तो ये जो तीसरी धारा है उसमें इस पहलू पर जोर दिया जाता है कि हमें लिंग को भी सामाजिक निर्मिति के रूप में या समाज और संस्कृति के द्वारा बनाई गई वस्तु के रूप में देखने की ज़रूरत है। सेक्स और जेंडर के विभाजन का जो चौथा पुनर्विचार है उसमें यह माना जाता है कि जेंडर बहुत से पहचानों के घेरे में स्थित है। इन पहचानों में जाति, वर्ग, नस्ल और धर्म प्रमुख हैं। इसके आधार पर महिलाओं के हित भी अलग अलग होते हैं और जेंडर के बारे में सैद्धांतिकरण करते समय इन पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सोच बढ़ी है। अगर हम हिंदुस्तान के यानी कि अपने देश के संदर्भ में बात करें तो यह सोच बढ़ी है कि अगर एक महिला है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि
उसी समस्या का सामना कर रही है जैसे समस्या का सामना दूसरी महिला कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर एक महिला का जन्म दिल्ली में होता है और किसी एक अन्य महिला का जन्म बिहार या हरियाणा के पिछड़े हुए गांव में होता है, एक महिला का जन्म दिल्ली की उच्च जाति में होता है और दूसरी महिला का जन्म बिहार या हरियाणा के पिछड़े गांव की निचली जाति में होता है, तो वो दोनों अलग अलग तरह की परिस्थितियों में होंगी। और जब भी हम नारीवादी दृष्टिकोण से या सेक्स और जेंडर के विभाजन के संदर्भ में उनकी स्थितियों पर बातचीत करेंगे तो हमें उनके बीच के अंतर को ध्यान में रखना होगा। और ये दायरा काफ़ी बढ़ भी सकता है, इसमें अलग अलग तरह की स्थितियां आ सकती हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जो सेक्स जेंडर विभाजन का चौथा पुनर्विचार है वह इस बात पर जोर देता है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि असल में एक ही तरह की कसौटी है और इस पूरी कसौटी को हर तरह की महिला पर लागू कर दिया जाए। जो मैंने उदाहरण में बिहार और हरियाणा के पिछड़े गांव की निचली जाति की लड़की या महिला की बात कही, तो उसके सामने अलग अलग तरह की कई समस्याएं ऐसी आएंगी जिन समस्याओं का सामना दिल्ली में रहने वाली उच्च जाति की महिला को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की सामाजिक स्थिति अलग अलग है। और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली में उच्च जाति की महिला है तो उसके ऊपर शादी विवाह की संस्था से बंधने का जो दबाव है वो थोड़ा देर से आएगा, लेकिन अगर हरियाणा और बिहार की किसी पिछड़े गांव की निचली जाति की महिला है तो उसके ऊपर यह दबाव जैसे ही वो वयस्क होगी वैसे आने लगेगा। दिल्ली की लड़की को पढ़ने का मौका तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मिल सकता है बनिस्बत बिहार और हरियाणा की पिछड़ी गांवों की पिछड़ी जाति की महिला के। और इसी तरीके के कई अंतर हो सकते हैं वर्ग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर। तो इनका ये कहना है कि जब भी हम इन चीज़ों को विचार करें तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हर महिला जो है वो कई तरीके की पहचानों के घेरे में स्थित है और जब भी हम कोई सैद्धांतिकरण करते हैं तो हमें इन पहचानों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 1990 के दशक में अगर हम नारीवाद की स्थिति पर ध्यान दें तो 1990 का दशक और उसके बाद का दशक कुछ खास तरीके के बदलावों का गवाह बना। जैसे एक तो बात यह हुई कि बड़ी संख्या में विकासशील देशों में नारीवादी संगठन उभर कर सामने आए और उन्होंने नारीवाद से जुड़े विमर्श को आगे बढ़ाया। अगर हम हिंदुस्तान या भारत यानी कि अपने देश की बात करें तो मैं देखेंगे कि बहुत सारी जो नारीवादी संगठन हैं वो 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक के बाद से ज़्यादा सक्रिय हुई और इन्होंने समाज में काफ़ी हद तक बदलाव भी किया। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को इन्होंने आगे बढ़ाया। स्त्रियों या लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी और लड़कों की एक पूरी पीढ़ी की सोच में इन्होंने बदलाव किया और यह एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में अब भी जारी है। लेकिन अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में यानी कि पश्चिम को साथ में रखते हुए इस पर बात करें तो इसमें दो तरह की प्रवृत्तियां सामने आती हैं। पहला तो ये है कि जो नारीवादी संगठन थे उनकी रैडिकल प्रवृत्तियां कम हो गई और इसके कारण उत्तर नारीवाद जैसे विचार सामने आए और उत्तर नारीवाद जैसे विचारों में इस बात पर जोर दिया गया कि मोटे तौर पर नारीवाद के लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं, इसलिए अब नारीवादी आंदोलन को नारीवाद से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि इसे समाज के अन्य पहलुओं या अन्य आयामों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक यह सेक्स और जेंडर के बारे में जो चौथा एक पुनर्विचार या नए तरह की जो सोच आई थी जिसमें यह कहा गया था कि एक महिला भी विविध तरह के संबंधों के घेरे में स्थित होती है और जब भी हम उसके बारे में बात करते हैं तो हमें उन घेरों का ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह की जो सोच थी उससे ये उत्तर नारीवाद जैसी सोच काफ़ी हद तक प्रभावित रही हैं कि असल में अब सिर्फ महिलाओं की बात ना करके ज़रूरत इस बात की है कि अन्य सारे जो तबके हैं, अन्य सारे जो समूह हैं उनको साथ जोड़ते हुए बात किया जाए। हिंदुस्तान के संदर्भ में भी सीधे तौर पर यह तो नहीं है कि नारीवादी यह कहती है कि नारीवाद के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है, लेकिन अब इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम इस बात पर भी ध्यान रखें कि हमें जो समाज के जो अन्य आंदोलन चल रहे हैं, सीमांत आंदोलन, हाशिए के समूहों के आंदोलन, उसके साथ एक जुड़ाव कायम हो। यानी कि नारीवादी ये चाहती हैं कि इस तरीके के आंदोलनों के साथ जुड़कर एक खास लक्ष्य की तरफ वो खुद को आगे बढ़ाने का काम करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से जुड़ी हुई बातों को ही उठाएं। तो इसमें एक यह समझ बनी है
कि वर्ग के साथ नारीवाद का जुड़ाव हो, जाति के साथ नारीवाद के विश्लेषण आगे बढ़े, या फिर जो अलग तरीके की एक सांप्रदायिकता का जो प्रश्न है उसके बारे में भी एक अलग और ज़्यादा गहरी सोच को सामने लाया जाए। मिसाल के तौर पर शाहबानो मामला जब हिंदुस्तान में आया तो नारीवादियों ने ये एक स्पष्ट स्टैंड लिया कि हमें इसमें जो महिला के साथ गलत हुआ है उसके साथ जाना है, और ये उनका स्टैंड या उनका दृष्टिकोण हमेशा ही कायम रहा। लेकिन बाद के दौर में कई नारीवादी, मिसाल के तौर पर निवेदिता मेनन और अन्य, यह मानने लगी कि असल में ये पूरी की पूरी जो सोच है वो एक तरीके से सांप्रदायिक राजनीति के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब वो जब इस पे अपनी रणनीति बनाती हैं तो वो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखती हैं। एक, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसका कि उल्लंघन शाहबानो मामले में किया गया, और दूसरा कि इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम ऐसा करते हुए, यानी कि नारीवादी यह बोलती हैं कि वे ऐसा करते हुए सांप्रदायिक राजनीति की मदद ना करें। मुझे उम्मीद है आप शाहबानो मामले के बारे में जानते होंगे। ये जब मामला सामने आया था 1980 के दशक के मध्य में, तो अदालत ने यह कहा था कि एक मुस्लिम पुरुष को अपनी तलाकशुदा महिला शाहबानो को एक तरीके से जीविका के लिए खर्च देना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि यह उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, और बाद में राजीव गांधी की सरकार ने संसद में एक कानून लाकर अदालत के निर्णय को बदल दिया था, जिसका कि सिर्फ सांप्रदायिक संगठनों ने ही तुष्टीकरण की नीति कहते हुए विरोध नहीं किया, बल्कि महिला संगठनों ने भी विरोध किया। तो ये एक पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरे विश्व में देखी जा रही है कि नारीवादी संगठन अब दूसरी तरह की चिंताओं से भी खुद को जोड़ रही हैं। दूसरी प्रक्रिया यह सामने आई है कि नारीवाद के भीतर विविधता बढ़ी है। उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी और रेडिकल नारीवादी, जिनकी बात हम लोगों ने की, उसके अलावा कई अन्य तरह के नारीवाद भी सामने आए हैं। उत्तर आधुनिक नारीवाद, ब्लैक नारीवाद, यानी कि महिला जो काली महिलाएं होती हैं, अश्वेत महिलाएं जो होती हैं, उनके परिप्रेक्ष्य से नारीवाद को देखना, उसका विश्लेषण करना, उनकी चिंताओं को विशेष रूप से सामने लाना, इस तरह का नारीवाद। लेस्बियन नारीवाद, यानी कि जो समलिंगी, यानी कि एक महिला दूसरी महिला के साथ जो संबंध बनाती है, उस तरीके से, उस परिप्रेक्ष्य से नारीवाद को देखना, और कई अन्य तरीके के जो LGBT से जुड़े मुद्दे हैं उनको भी इस पूरे दायरे में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो इस लिहाज से नारीवाद का दायरा बढ़ा है, इससे जुड़े संगठनों का एक जो हम कह सकते हैं विस्तार हुआ है। ऐसे संगठन सामने आए हैं जो अलग अलग तरह की महिलाओं की चिंता को नारीवादी परिप्रेक्ष्य से सामने रख रहे हैं, और हम अपने देश में भी इस तरह की प्रवृत्ति देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस संदर्भ में दलित नारीवाद का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, यानी कि दलितों की स्थिति पर नारीवाद के परिप्रेक्ष्य से विचार करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि नारीवाद एक अवधारणा के रूप में राजनीति सिद्धांत में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह हमारे समाज के लिए भी काफ़ी प्रासंगिक है। इसने हमारे समाज पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला है। अगर मैं एक बार फिर से इस पूरे चर्चा को रोकने से पहले आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि जो नारीवाद है उसके सामने कई अलग तरह की चुनौतियाँ हमेशा से रही हैं। एक चुनौती तो हमेशा ये रही है कि जो मुख्य धारा का समाज जिसे हम कहते हैं, उस तक अपनी बातों को सरलता सहजता से कैसे पहुंचाया जाए। दूसरा कि जिस रूप में नारीवाद का विकास हुआ है, चाहे वो उदारवादी नारीवाद हो, समाजवादी नारीवाद हो, या फिर रेडिकल नारीवाद हो, अगर हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें और कई अन्य मुस्लिम देशों के परिप्रेक्ष्य में भी, तो एक अलग तरह की प्रवृत्ति बहुत जोरदार तरीके से सामने आई है, और वो है दक्षिण पंथ की ओर झुकाव। और ऐसे कई नारी संगठन या महिला संगठन भी सामने आई हैं जिनका कि दक्षिणपंथी सोच की तरफ झुकाव है। यानी अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो कई ऐसे संगठन हैं महिलाओं के जो इस बात पर जोर देती हैं कि जो पुरानी प्राचीन सभ्यता है उसमें जो महिलाओं के चरित्र हैं वो हमारे लिए आदर्श चरित्र हैं, और हमें अपने परंपराओं को पूरी तरीके से खारिज नहीं करना है, उनमें कुछ सुधार करना जरूर है, पर मोटे तौर पर हमें उन आदर्श परंपराओं को फिर से स्थापित भी करना है। तो नारीवाद के भीतर जो अलग अलग तरह की धाराएं जिनकी हमने चर्चा की,
वो इस तरीके के सोच को लेकर बहुत गहरे स्तर पर सैद्धांतिकरण प्रस्तुत करने में नाकाम रही हैं। और यहाँ तक कि जो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर जो एक नारीवाद का पूरा धड़ा है, पूरा जो तबका है, वह इस तरह की प्रवृत्तियों के बारे में बहुत गहराई से विचार प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, सिवाय इसके कि उसने इसको दक्षिणपंथ की व्यापक राजनीति से जोड़ दिया है। लेकिन दोनों के बीच में, यानी कि जो दक्षिणपंथी खेमे से जो एक तरह की सोच स्त्रियों के अधिकारों के बारे में या स्त्रियों की भूमिका के बारे में आ रही है, और जो नारीवाद की एक दूसरी धारा है जो परंपरा को पूरी तरीके से आलोचना से देखती रही है, दोनों के बीच में किसी गहन संवाद का अभाव दिखता है। तो इस बात की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने अन्य अवधारणाओं की चर्चा में कहा था, कि इस बात की ज़रूरत है कि एक निरंतरता में नए उभर कर सामने आने वाले मुद्दों के संदर्भ में इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाए, और तभी हम एक ऐसे सैद्धांतिकरण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं जिसमें समाज में आने वाले हर प्रकार की आवाज़ के साथ वाद विवाद हो और हर प्रकार की चुनौतियों को समझने का और उनसे निपटने का प्रयास किया जाए। मैं जेंडर और नारीवाद से जुड़ी अपनी इस पूरी बातचीत को यहीं विराम दूंगा, और मुझे ये उम्मीद है कि इस पूरी परिचर्चा से आप जेंडर और नारीवाद के बारे में कुछ बुनियादी समझ का विकास कर पाए होंगे। सामने ये शब्द आएंगे, आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उन पर विमर्श कर पाएंगे। नमस्कार।